जोश ने आ रहा है और आपने कहा था कि कोई जिहादी आतंकवादी नहीं बचेगा, बुलडोजर चलेगा। जिस प्रकार से क्रिमिनल सिंडिकेट बनाकर छत्तीसगढ़ के खजाने को लूटा, तानाशाही की, वो छत्तीसगढ़ के तासीर के विपरीत थी। छत्तीसगढ़ में कोई अपराधी सिर उठाने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से बुलडोजर तो चलेगा ही। ये सीधे साधे भोले भाले लोगों का प्रदेश है। इस प्रदेश में कानून किसी को हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। अभी बघेल जी अंदर नहीं गए, बाहर ही हैं। देखिए, जिनके खिलाफ भी सबूत मिलेगा, कोई बचेगा नहीं, चाहे कोई कितना बड़ा भी आदमी हो। कानून के आगे कोई बड़ा नहीं होता। तो जल्दी ही चक्की पीसिंग दिखेगा। अनिश्चित रूप से जो भी भ्रष्टाचारी है, कोई छोड़ा नहीं जा रहा है। सबके सब जा रहे हैं अपने बड़े घर में। एक लैंड जिहाद का बड़ा मसला है, जिसमें मज़ारे कुतुर मुतुर की तरह खड़ी हो जाती है, कोई लटा दिया जाता है, हालांकि उसमें कोई होता ही नहीं है। तो एक उत्तराखंड सरकार ने कैंपेन चलाया कि जिसके नीचे कोई लेटा नहीं है, वो मज़ार नहीं है, और उसको हम तोड़ेंगे। निश्चित रूप से बुलडोजर चलेगा। सरकारी जमीन पर इस तरह के काम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होंगे। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की, और चलते चलते मैं आपके साथ आज एक ऐसे व्यक्तित्व को हम ला रहे हैं जिन्होंने अपने तेवर से ऐसे कार्यकर्ताओं में दम भर दिया था जहां पर ऐसा लग रहा था कि कार्यकर्ता निष्क्रिय हुआ है, और उसने सत्ता को उखाड़ फेंका और अभी उस राज्य के उप मुख्यमंत्री है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री, फायर ब्रांड भाजपा नेता अरुण साव जी है। आपका स्वागत है जी। नमस्कार आपको, राम राम, जय जोहार, जय श्री राम। आज आपके साथ चर्चा हो रही है, और मुझे याद है जब कांग्रेस की सरकार थी और बघेल सरकार के दमन के आगे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जोश ने आ रहा है और आपने कहा था कि कोई जिहादी आतंकवादी नहीं बचेगा, बुलडोजर चलेगा। जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार में भूपेश बघेल के नेतृत्व में तानाशाही की सरकार चली, भ्रष्टाचार की सरकार चली, धर्मांतरण वाली सरकार चली, जनता में, और छत्तीसगढ़ तो भोले भाले सीधे साधे लोगों का प्रदेश है। लोग हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों के भावनाओं को खेलकर जिस प्रकार से लूट मचाई, अंधेरगर्दी मचाई, जिस प्रकार से क्रिमिनल सिंडिकेट बनाकर छत्तीसगढ़ के खजाने को लूटा, तानाशाही की, वो छत्तीसगढ़ के तासीर के विपरीत थी। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का बनाया हुआ छत्तीसगढ़ जिस दिशा में भूपेश बघेल लेकर जा रहे थे, छत्तीसगढ़ को बचाने की लड़ाई थी। वो छत्तीसगढ़ की अस्मिता को बचाने की लड़ाई थी, और इसलिए हर एक छत्तीसगढ़िया बेटा को ये चाहिए था कि छत्तीसगढ़ महतारी की रक्षा के लिए जी जान लगा दे। तो वो अवसर मुझे मिला था, पार्टी ने दिया था प्रदेश अध्यक्ष बनाकर, उसका पूरी ताकत लगाकर काम किया, और जनता ने आशीर्वाद दिया, और ऐतिहासिक आशीर्वाद दिया। वो टर्निंग पॉइंट था। मतलब वो जो आपका स्टेटमेंट था वो टर्निंग पॉइंट था। मतलब हम तीन दृष्टिकोण से उसका अगर विश्लेषण करें तो सोशल मीडिया पर उससे ज़्यादा कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ, और उस सुदर्शन पर ही आपका स्टेटमेंट था। दूसरा ये था कि बाकी मीडिया को उसको कैरी करना पड़ा, और तीसरा कार्यकर्ताओं को लगा कि हाँ, अब पार्टी सही दिशा में जा रही है। निश्चित रूप से जो मनोबल जैसी परिस्थितियां बनी थी, उन परिस्थितियों में कार्यकर्ताओं में जोश भरना, छत्तीसगढ़ की जनता में भरोसा दिलाना कि हाँ, कोई तो है जो हमारे लिए लड़ेगा, अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ेगा, तानाशाही के खिलाफ लड़ने वाला है, ये भरोसा लोगों को दिलाना चाहिए था। और राज्य में सरकार बनने के बाद वो कर भी दिखाया है। जहां पर भी अन्याय अत्याचार हुआ, जहां पर अपराधियों ने सर उठाया, उनका सर कुचलने का काम मुस्तैदी से हुआ है। बुलडोजर चलाने का विषय तो बुलडोजर भी चलाया है, और जहां पर भी ये विषय आएगा कि छत्तीसगढ़ में कोई अपराधी सिर उठाने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से बुलडोजर तो चलेगा ही। और छत्तीसगढ़ ये सीधे साधे भोले भाले लोगों का प्रदेश है। इस प्रदेश में कानून किसी को हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप विचारधारा ओरिएंटेड पार्टी है। ऐसा नहीं कि दुकान खोल दिया है और फिर जो सीजनल मार्केट आता है उसके हिसाब से आपके पास स्कोप नहीं है। आपको विचारधारा पे काम करना ही होगा। इसलिए आपने कहा कि सरकार बनने के बाद उस दिशा में हो रहा है। कल मैंने कॉन्क्लेव किया जिसमें माननीय मुख्यमंत्री भी थे, आपके काफ़ी मंत्री भी आए थे। तो हमारा पूरा जोर यही था कि आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट क्या पूरी हो रही है।
देखिए, हमने जनता से वायदा किया था कि हम छत्तीसगढ़ तो भगवान राम लला का ननिहाल है, कौशल्या माता की धरती है। हमारी सरकार बनेगी तो हमने कहा था कि हम छत्तीसगढ़ के लोगों को राम लला के दर्शन कराने ले जाएंगे और अब तक लगभग 25,000 लोगों को रामलला के दर्शन कराए हैं। तीर्थ योजना जो बंद कर दी थी पिछली सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, जब हम 60 साल से अधिक के हमारे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा ले जाते हैं, वो यात्रा भी प्रारंभ की है। युवाओं के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। नालंदा परिसर 30 से अधिक नालंदा परिसर की हमने स्वीकृत की है कि छत्तीसगढ़ के नौजवान और युवा वहाँ पर आकर पढ़ें। और जब तक युवाओं को हम आगे लेकर नहीं जाएंगे, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आकांक्षाओं के अनुरूप युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। उसी तरह से भ्रष्टाचार पर लगातार कार्यवाहियां हो रही है। हमने एक सुशासन और अभिसरण विभाग बनाया आपके है। पास भी जो एक तरीके से कैरेज कहिए, पिछली सरकार का भ्रष्टाचार वाला विषय था, अधिकारियों में लत लगी थी और समाज में वो दलालों में भी वो भाव था। तो एक तो वो भी था और दूसरा है कि आपके पास भी जो विभाग है वो विभाग भी ज्यादातर राज्यों में बदनाम हो जाता है। ऐसे में ये कैसे भ्रष्टाचार पर आप काम कर पा रहे हैं? देखिए, लगातार कामों की मॉनिटरिंग हो रही है, कामों की समीक्षा हो रही है और जहां पर भी भ्रष्टाचार के थोड़े से भी तथ्य मिलते हैं उस पर त्वरित कार्रवाई हो रही है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, यानी जीरो टॉलरेंस वो केवल मुंह पर नहीं तो वो कार्रवाई में भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है। चाहे वो पीएससी घोटाले का हो, लगातार कार्रवाई हो रही है। हमने वादा किया था कि हम सीबीआई की जांच कराएंगे, सीबीआई को दिया और सीबीआई ने लगातार गिरफ्तारी की है। आज भी कुछ गिरफ्तारियां हुई है, सीबीआई ने की है। और जहां पर भी भ्रष्टाचार मिल रहा है, ईओडब्ल्यू की कार्रवाई हो रही है। अभी बघेल जी अंदर नहीं गए, बाहर ही हैं। देखिए, जिनके खिलाफ भी सबूत मिलेगा कोई बचेगा नहीं, चाहे कोई कितना बड़ा भी आदमी हो। कोई कितना बड़ा भी आदमी हो, कानून के आगे तो कोई बड़ा नहीं होता। कानून के आगे कोई बड़ा नहीं होता। और हम तो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस अपनाई है, उसी रास्ते पर हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में चल रही है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, कोई भी हो, कितना छोटा हो कितना बड़ा हो, भ्रष्टाचार पर तो कानून का बुलडोजर जरूर चलेगा और चल भी रहा है। तो जल्दी ही चक्की पीसिंग दिखेगा। अनिश्चित रूप से जो भी भ्रष्टाचारी है कोई छोड़ा नहीं जा रहा है, सबके सब जा रहे हैं अपने बड़े घर में। अच्छा, एक साथ साथ में वैचारिक वाले पे विषय जब आता है तो ये समझ में आता है कि गाय, गंगा, गायत्री, इस विषय पर काम की आवश्यकता है। गौ माता के विषय में बहुत संवेदनशील है क्योंकि सारा जो राज्य है और इतने इनोसेंट लोग हैं, राम जी के भक्त है, ननिहाल है, और ऐसे में विचारधारा के अनुरूप भी गाय एक महत्व का विषय है। तो आंदोलन चल रहा है राज्य में। कल लोग हमारे कॉन्क्लेव में भी आए थे जिन्होंने कहा कि गौ माता को संरक्षित करना चाहिए। एक वृहद कार्य योजना हमारी सरकार ने बनाई है, गौधाम योजना बनाए हैं। एक विस्तृत कार्य योजना है, उसके माध्यम से गौ माता को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए एक वृहद कार्य योजना बनाए हैं और उस कार्य योजना पर तेज गति से काम हो रहा है। नगरीय निकाय मेरे पास है, नगरीय निकायों में गौ माताओं के रहने के लिए उनकी बाकी व्यवस्थाओं की चिंता हो रही है। एक वृहद कार्य योजना हमारी सरकार ने बनाई है और आने वाले समय में उसका परिणाम निश्चित रूप से दिखेगा। गौ माता हमारी श्रद्धा, आस्था का विषय है। गौ माता के प्रति जो हमारी श्रद्धा और आस्था है, जैसे कहा जाता है 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और इसलिए, और नहीं, आस्था एक तरह का आस्था का विषय है। आपकी आस्था भी कोई डाउट नहीं है। मुद्दा यह है कि एक्शन क्या होगा। जैसे एक राज्य में आंदोलन चल रहा है कि गौ माता को राज्य माता दर्जा दिया जाए और आपकी ही एनडीए सरकार, महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने उसको ऑलरेडी यह दर्जा दिया हुआ है। तो एक ही पार्टी की दो सरकारें अलग अलग निर्णय क्यों कर सकती है? देखिए, ये समय की बात है, समय पर इस विषय पर विचार होकर निर्णय होगा। फिलहाल जिस प्रकार से परिस्थितियां निर्मित हुई है, हमने गौधाम योजना बनाई है।
गौ सेवा आयोग हम का गठन हमने किया है ताकि गौ माता के सेवा और संरक्षण के लिए काम हो। गौ माता हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। गौ माता के बिना हमारे तो बहुत सारे काम है जो संभव नहीं होते हैं, चाहे पूजा के काम हो, बच्चों के लिए काम हो, खेती वो का जन्म काम से हो, लेके मृत्यु तक जो भी हमारे सारे संस्कार आएंगे सारे और संस्कार सभी में गौ है। माता का है। कल और मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द प्रयोग किया जब मैंने उनको टाइमलाइन की बात की, तो उन्होंने कहा कि कंसेंसस चाहिए, सर्वसहमति चाहिए। तो मैंने कहा कसाई वाले तो सहमति नहीं देंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, उनकी अपेक्षा नहीं है, अपनों की भी सहमति होनी चाहिए। तो अपनों के बीच राय बनाने में तो आप माहिर हैं। निश्चित रूप से जैसे हमने गौधाम योजना लाई है, उस योजना को तो करेंगे ही, पर ये हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ मामला है। गौ माताएं, बहुत से घरों में गौ माता रखते हैं, पर दूध निकाला और फिर सड़क पर छोड़ देते हैं। ये तो हिंदुओं का सबसे बड़ा दोष है इसमें, और कोई दो इसलिए राय इसके लिए भी जागरूकता हो लोगों में और लोग स्वयं आगे चलकर आए, इसके लिए भी योजना बनाकर काम करेंगे कि लोग बाध्य हो गौ माता को संरक्षित सुरक्षित करने के लिए। गौ माता जिसे हम माता कहते हैं और बाद में लोग उससे किसी और तरह से संबोधित करें हाँ, जब हाँ। तो वो बड़ा दर्दनाक होता है। और मैं एक इसका व्यवहारिक पक्ष भी बताता हूँ। मतलब भावनिक तो हमारे लिए माता तो माता ही है, लेकिन गौ माता रोजगार का बहुत बड़ा साधन भी बन सकती है, खास करके आपके राज्य में जहाँ पर हर व्यक्ति को शिक्षित बनाकर शिक्षा का रोजगार देना मुश्किल है। लेकिन आज देश में लाख करोड़ों लीटर प्रतिदिन दूध की, अच्छे दूध की कमी है, इसलिए उसमें मिलावट हो रही है। और अच्छा दूध पर आजकल आप नोएडा में तो 150-200 रुपये लीटर का रेट देते हैं A2 मिल्क को। तो आपके जैसे राज्य में जहाँ पर गाय को खाने के लिए भी जड़ी बूटी है, यहाँ का ब्रांड बन सकता है। दूध उत्पादन में वृद्धि हो, इसके लिए हमारी सरकार ने एक डेयरी संघ से MOU किया हुआ है। ट्राइबल एरिया में, आदिवासी अंचल में हम आदिवासी समाज को गौ पालन के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उन्हें गौ माता उपलब्ध करा रहे हैं ताकि वो गौ पालन करके अपनी आमदनी में भी वृद्धि करे। और दूध के उत्पादन में हम छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने इस दिशा में काम करना प्रारंभ कर दिया है। बिल्कुल। एक और विषय आता है कि देश भर में जो जिहाद है उसके विरुद्ध आपका वचन है लड़ने का, और वो लड़ना भी चाहिए। उसके बिना हिंदुस्तान नहीं रहेगा, इसका सेकुलर कैरेक्टर बना नहीं रहेगा। तो एक लैंड जिहाद का बड़ा मसला है जिसमें मज़ारे कुतुर मुतु की तरह खड़ी हो जाती है। कोई पत्थर रख देता है, पहले उसको चुना लगा देता है, फिर एक चौकोन हो जाता है, फिर एक कोई लटा दिया जाता है, हालांकि उसमें कोई होता ही नहीं है। तो एक उत्तराखंड सरकार ने कैंपेन चलाया कि जिसके नीचे कोई लेटा नहीं है वो मज़ार नहीं है और उसको हम तोड़ेंगे। ये तो गैर कानूनी, और इसको इस्लामी भी नहीं कहा जा सकता, और ये आंदोलन कोई मुसलमानों के विरुद्ध भी नहीं होगा, ये तो गैर कानूनी लैंड इंक्रोचमेंट के विरुद्ध होगा। देखिए, जहां पर गैर कानूनी कब्जा होगा सरकारी जमीनों पर, किसी भावना को लेकर, किसी तरह किसी बात को सामने कर कर सरकारी जमीन को कब्जा करने का मामला हो, वो कोई भी हो, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। बुलडोजर चलेगा, निश्चित रूप से बुलडोजर चलेगा। सरकारी जमीन पर इस तरह के काम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होंगे कि आप सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लें और बाद में उसका दुरुपयोग करें, किसी और काम के लिए करें। ये बिल्कुल भी सहनीय नहीं होगा और कार्यवाहियां होगी, मजबूत कार्यवाहियां होगी। मैं तो अंदाज लगाता हूँ क्योंकि पूरे देश में ऐसा है। आपके पास जो मंत्रालय है PWD, सड़क के बीचों बीच मज़ारें बनी हुई है। देखिए, जहां पर भी सार्वजनिक स्थानों पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा, कोई बेजा कब्जा होगा, उस पर तो पक्की कार्रवाई होगी। एक ये सही है कि इस तरह से कुछ लोग अभियान चलाकर करते हैं, धार्मिक भावनाओं को सामने लाकर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का, उसकी मालिक बनने का, और उसके आड़ में अनेक प्रकार के अवैध काम करते हैं। जहां पर भी ऐसा विषय संज्ञान में आएगा, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। इस्लाम के अनुसार तो मज़ार वैसे भी गैर इस्लामिक है और ब्रिज पर बना देते हैं।
अब ब्रिज पे कहाँ भाई कब का है? बोले नहीं ये तो बहुत दशकों पुराना है, शतकों पुराना है। तो ब्रिज बाद में लगा अपने बना दिया पीडब्ल्यूडी वाले ने, ऐसा हो जाता है। ये तो आजकल छत्तीसगढ़ ट्रेंड चला है देश भर में। पर ये किसी कीमत पर सरकारी जमीनों पर इस तरह से अवैध निर्माण तो बिल्कुल सहनीय नहीं है, कार्रवाई करेंगे जरूर। बिल्कुल। आप वकील भी है और आपका अच्छा प्रोफेशन है, आप उच्च शिक्षित है, लेकिन परंपराओं को मानते हैं। मैं ये प्रश्न लास्ट में पूछने वाला था, लेकिन आपके गले में जो गमछा है इसका क्या ट्रेंड है? वास्तव में ये किसानों का गमछा है, क्योंकि अलग है, ये बाकी राज्यों में हम लोग जैसा पहनते उससे अलग है। तो बचपन में जब मैं गांव में रहता था उस समय से ये गांव का सामान्यतः सभी रूप से प्रचलित है, समान रूप से किसान और गांव के लोग इस गमछे का उपयोग करते थे। ये बहुत नरम होता है। हाँ। और इसका बहुत प्रकार से उपयोग होता है। किसान इसी गमछे को पहनकर नहा लेता था, फिर रुमाल भी है, टॉवेल भी है, और बाजार गए तो इसी से सामान बांधकर, सब्जी बांधकर भी ले आते थे। नहीं, ये बात अच्छी है कि आप सूट बूट पे भी इसको पहन रहे, तो ये इसके लिए मेरी विशेष उस पर ध्यान गया। और देखिए, सत्ता में जाने के बाद, बड़े पदों पे जाने के बाद लोग परंपराएं भूल जाते हैं। आप वो नहीं भूली है, इसके लिए भी आपका धन्यवाद है इस बात के लिए। मैं गांव का एक सामान्य परिवार से हूं और उस जीवन को कभी मैं भूल नहीं सकता हूं। और मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं। हो सकता है जिम्मेदारी बड़ी हो सकता है ओहदे में बड़ा हूं, लेकिन मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं, इसको कभी भूलता नहीं हूं। मैं एक सामान्य परिवार से हूं, सामान्य व्यक्ति हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरे उस स्वभाव में कोई परिवर्तन ना आए कि मैं बहुत छोटा हूं, छोटा कार्यकर्ता हूं। जो काम मिलता है उस पर पूरा जान लगा के काम करता हूं, पूरी ताकत लगाकर काम करता हूं। ये मेरा स्वभाव रहा है और उसी तरीके से मैं आज काम कर रहा हूं। एक आपके हृदय का विषय है, अगर वो नहीं होगा तो फिर ये इंटरव्यू अधूरा रहेगा, वो है धर्मांतरण का। आप इस विषय पर, आपका जब से आपने सामाजिक जीवन में काम चालू किया होगा तब से आप इस विषय पर काम करते हैं, बोलते हैं जी। जब दूसरी पार्टी की सरकार थी तब अपेक्षा भी कर रहे थे, अब तो आप ही की सरकार है, तो फिर ऐसे में कैसे होगा? आप देखेंगे हमारी सरकार बनने के बाद धर्मांतरण पर रोज कार्यवाहियां हो रही है। हाँ। जहां जहां पर मामला सामने आ रहा है, मौजूदा जो कानून है उस कानून के आधार पर कार्यवाही हो रही है। और हम तो इस पर थोड़े और कठोर कानून बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। आने वाले थोड़े दिनों में निश्चित रूप से और कठोर कानून बनेगा। पिछली सरकार के समय सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण हो रहा था। एसपी पत्र लिखते हैं, आयुक्त पत्र लिखते हैं, चूंकि कोई कार्यवाही नहीं हो रही थी और इसलिए खुलेआम सरकार के संरक्षण में हो रहा था। और अब लगातार कार्यवाही हो रही है, मामले निकल कर आ रहे हैं और आने वाले समय में कठोर कानून बनाएंगे। छत्तीसगढ़ के डेमोग्राफी को चेंज करने का जो षड्यंत्र करने वाले लोग हैं, उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने देंगे, किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। छत्तीसगढ़ के भोले भाले लोगों का शोषण और इस प्रकार से कार्यवाही किसी कीमत पर करने नहीं देंगे। ये अटल जी का बनाया हुआ खूबसूरत राज्य है, इसकी खूबसूरती पर किसी की नज़र लगे, ऐसी नज़र को तो निश्चित रूप से बंद करके रखेंगे। तो अरुण साहू जी वचन दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण रोकथाम कानून हिंदुस्तान का सबसे कठोर कानून होगा। निश्चित रूप से बहुत मजबूत और कठोर कानून लेकर आएंगे कि हमारे, जैसे मैंने बताया कि ये छत्तीसगढ़ की विशेषता है। सीधे साधे भोले भाले लोग, उनको कोई प्रलोभन देकर, लालच देकर, छद्म वेश धारण करके कोई छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को बदलने का षड्यंत्र रचेगा, कठोर कार्रवाई होगी, मजबूत कार्रवाई होगी और ऐसी सबक सिखाएंगे कि दोबारा कोई हिम्मत ना कर सके। आपने एक विषय अभी डेमोग्राफी का लिया, हम पिछले 23 वर्षों से इस विषय पर काम कर रहे हो। मैंने 70 दिन 20,000 किलोमीटर की कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी और फिर दिल्ली तक की यात्रा करके
इस विषय पर काम किया और अभी प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से भी इस विषय पर बोला है और प्रत्यक्ष काम भी किया है आपके राज्य का, क्योंकि छोटे राज्य की डेमोग्राफी बदलकर यहाँ चेंज करना बहुत आसान होता है। तो घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है और आज कोई सरकार किसी भी दल की हो, कोई नेता ये नहीं कह सकता कि हमारे किसी जिले में तहसील में कोई घुसपैठ नहीं है, सब जगह है, क्योंकि ये महामारी की तरफ फैली है। तो घुसपैठ भी एक बड़ा मुद्दा है। घुसपैठ को लेकर एक अलग हमने सेल का गठन किया, लोगों से भी आग्रह किया कि आपके नज़र में, आपके मोहल्ले में, आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसकी जानकारी सरकार को दें। और हमने जो ऐसे अवैध रूप से छत्तीसगढ़ में रह रहे थे उनको यहाँ से बाहर निकालने का काम किया है, उन पर कार्रवाइयाँ की है और आगे भी ऐसा कुछ मिलेगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे। किसी भी कीमत पर ये घुसपैठिए इन्हें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब एक तरीके से आप जनता को कह रहे हैं कि जनता की एनआरसी लाइए। देखिए ऐसा, मतलब हमने महाराष्ट्र में नारा दिया था, हाँ। हमने कहा था कि सरकार जब तक नहीं लाती तब तक जनता अपने आसपास में खोजे, क्योंकि जनता का भी तो कर्तव्य है। जिसको रेंट पर घर दे रहे हो कौन है, जिसको जॉब दे रहे हो कौन है, जिससे सामान खरीद रहे हो कौन है, जानने का उसको अधिकार है। और किसी विदेशी नागरिक को अपना हिंदुस्तान का मानकर क्यों हम ट्रीट करें? बिल्कुल नहीं। जो अवैध रूप से रह रहे हैं, घुसपैठिए हैं, किस नीयत से आए हैं, क्यों आए हैं, वो छत्तीसगढ़िया लोगों के हितों पर कुठाराघात ऐसे लोगों के कारण होता है। और इसलिए हम तो इस मामले में बहुत कठोर हैं, हमारी सरकार कठोर है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अवैध रूप से छत्तीसगढ़ में नहीं रह सकता है, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और जनता को भी पता चलता है, वो भी बताएं तो उन पर भी जांच करके कार्रवाई करेंगे। एक और बात है कि कार्यकर्ता, क्योंकि आप कार्यकर्ता ओरिएंटेड पार्टी है और उस कार्यकर्ता ओरिएंटेड पार्टी में ये बहुत ज़रूरी है कि उनके ऊपर होने वाले अन्याय के लिए आपकी सरकार खड़ी रहे। तो पिछली सरकार ने बदले की भावना से कई लोगों पर कार्रवाइयाँ की है, उनको वापस लेने की भी बात हुई थी। आप वापस ले रहे हैं, लगभग 100 के करीब मामले वापस हो चुके हैं। बाकी के मामलों का परीक्षण हो रहा है और उसकी प्रक्रिया है। लगातार हम ऐसे झूठे मामले जो हैं, राजनीतिक मामले जो विद्वेषवश लगाए गए हैं, उन मामलों को वापस लेने का क्रम लगातार चल रहा है। वो मामले केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ही नहीं होंगे, वो गौरक्षक भी होंगे और बाकी जो हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता है, हाँ जी, बिल्कुल, आपके बिल्कुल। कार्यकर्ता ना हो लेकिन समाज के तो कार्यकर्ता है ही। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी जो भी मामले रजिस्टर हुए हैं उन सब मामलों को धीरे धीरे करके वापस लिया जा रहा है। आप क्योंकि राज्य के उप मुख्यमंत्री है और प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, तो आप केवल कोई विधानसभा का नहीं, पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लोगों को आपसे अपेक्षा है। तो क्या चीज़ें आपके एक विजन के रूप में अगर कहा जाए कि आप एक विजन इस, क्योंकि वैसे देखा जाए टेक्निकली तो राज्य को 25 ही वर्ष हो रहे हैं, तो लंबी योजना क्या है इस राज्य को आप 100 साल बाद कहाँ देखते हैं? छत्तीसगढ़ के सामने एक बड़ी चुनौती है। 2-3 विषय है जिस पर हमारी सरकार गंभीरता से काम कर रही है। विकसित छत्तीसगढ़ की कल्पना हमने की है और उसको लेकर फेज वाइज कार्यक्रम बनाए हैं। हमारा रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं हम लोग छत्तीसगढ़ का। शिक्षा का स्तर हमारा ऊंचा उठे, शिक्षक छात्र रेशियो राष्ट्रीय औसत से हमारा अच्छा है। फिर भी जो शिक्षा का स्तर है हमारा वो उस पैमाने पर नहीं है, उससे ठीक करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान हमने प्रारंभ किया है, शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया, नई शिक्षा नीति के आधार पर हम काम कर रहे हैं। तो शिक्षा का स्तर ऊंचा उठे, बेटियां हमारी पढ़े, ड्रॉप आउट रेट कम हो, इसको लेकर योजना बनाकर काम कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हमने बनाई है। दूसरी एक बड़ी बात है कि हमारे राज्य में फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट कम है और उद्योग लगे, यहाँ पर स्थानीय स्तर पर उद्योग लगे ज्यादा संख्या पर, इसको लेकर हम काम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ खनिज संपदा है और उन खनिज संपदा का
यही उपयोग हो, यही के लोगों को रोजगार मिले और यही इंडस्ट्री लगे, इसको लेकर लगातार काम कर रहे हैं और लगातार हम इन्वेस्टर कनेक्ट कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा पे गए थे, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और अच्छा इनिशिएटिव है। सेफ है यहाँ पर पैसा लगाना, क्योंकि लोग बंगाल केरला में नहीं लगाना चाहते। केंद्र में सरकार और यहाँ डबल इंजन सरकार का आप लोग प्रचार करते हैं, तो उसका क्या बेनिफिट इस राज्य को मिला है? देखिए, केंद्र सरकार हर प्रकार से मदद कर रही है हमको, हर योजनाओं में मदद कर रही है। दोनों से अच्छे रिश्ते हैं, मोदी जी से भी और गृह मंत्री जी से भी। निश्चित रूप से बहुत चिंता करते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी और आदरणीय अमित शाह जी। नक्सल उन्मूलन के लिए इतनी लगातार वो काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ बार बार उनका आना होता है इसी विजन को लेकर, इसी काम को लेकर, और दोनों के सहयोग से छत्तीसगढ़ तेज गति से आगे बढ़ रहा है। सड़कों के लिए भी लगातार आदरणीय नितिन गडकरी जी हमको राशि उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने कहा है राशि की कोई कमी नहीं है, जितना काम कर सकते हो करो। पूरी ताकत लगाकर काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में अधोसंरचना के विकास के लिए, और भारत सरकार लगातार हमको मदद कर रही है और डबल इंजन की सरकार से डबल गति से छत्तीसगढ़ का विकास हो रहा है। बिल्कुल, चलिए, तो हम आशा करते हैं कि जब हिंदुस्तान अर्थव्यवस्था में दुनिया में तीसरे पायदान पे होगा, तो हिंदुस्तान का तीसरे पायदान का राज्य छत्तीसगढ़ होगा। निश्चित रूप से हम छत्तीसगढ़ को देश का अग्रणी राज्य बनाना चाहते हैं। हमारे राज्य में इतनी क्षमता है, कोयले से लेकर हीरे तक का भंडार है, बड़े जंगल है, दुनिया का सबसे खूबसूरत जंगल छत्तीसगढ़ में है, और ये जो हमारी प्राकृतिक संसाधन है, इसके दम पर हम छत्तीसगढ़ को देश का अग्रणी राज्य बनाना चाहते हैं। अब हमारा राज्य 25 साल का होने वाला है। आने वाले समय में 2047 तक छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ बने, देश का अग्रणी राज्य बने, इस विजन को लेकर हम काम कर रहे हैं। चलिए, आपने समय निकाला, इसके लिए आपका धन्यवाद और आपके इस संकल्प को हमारी शुभकामनाएं। जी, आप सुरेश जी छत्तीसगढ़ आए हैं, आपका अभिनंदन है। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। सुदर्शन आपके साथ है। जी, बहुत धन्यवाद आपका। आप कौशल्या माता की धरती में आए हैं, भगवान राम के ननिहाल में आए हैं। आपका अभिनंदन है, आपके आगमन के लिए बहुत धन्यवाद। जोश ने आ रहा है, और आपने कहा था कि कोई जिहादी आतंकवादी नहीं बचेगा, बुलडोजर चलेगा। जिस प्रकार से क्रिमिनल सिंडिकेट बनाकर छत्तीसगढ़ के खजाने को लूटा, तानाशाही की, वो छत्तीसगढ़ के तासीर के विपरीत थी। छत्तीसगढ़ में कोई अपराधी सिर उठाने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से बुलडोजर तो चलेगा ही। ये सीधे साधे भोले भाले लोगों का प्रदेश है। इस प्रदेश में कानून किसी को हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। अभी बघेल जी अंदर नहीं गए, बाहर ही हैं। देखिए, जिनके खिलाफ भी सबूत मिलेगा, कोई बचेगा नहीं, चाहे कोई कितना बड़ा भी आदमी हो। कानून के आगे कोई बड़ा नहीं होता। तो जल्दी ही चक्की पीसिंग दिखेगा। निश्चित रूप से जो भी भ्रष्टाचारी है, कोई छोड़ा नहीं जा रहा है, सबके सब जा रहे हैं अपने बड़े घर में। एक लैंड जिहाद का बड़ा मसला है, जिसमें मज़ारे कुतुर मुतुर की तरह खड़ी हो जाती है, कोई लटा दिया जाता है, हालांकि उसमें कोई होता ही नहीं है। तो एक उत्तराखंड सरकार ने कैंपेन चलाया कि जिसके नीचे कोई लेटा नहीं है, वो मज़ार नहीं है, और उसको हम तोड़ेंगे। निश्चित रूप से बुलडोजर चलेगा। सरकारी जमीन पर इस तरह के काम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होंगे।